एक नेचुरल डिजास्टर ने लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया और उनके पास इस बारे में कोई चॉइस भी नहीं थी। जो लोग किसी तरह से बच पाए वो भी सेफ नहीं थे, उनको भी मारना शुरू हो गया। उन्हीं में से एक थी एक प्रेग्नेंट औरत जो मॉन्स्टर से छुपने की कोशिश कर रही थी क्योंकि एक म्यूटेटेड आदमी उसका पीछा कर रहा था। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस मॉन्स्टर का ध्यान हॉलवे में खड़े एक कपल की तरफ चला गया। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं चली। जल्द ही और भी म्यूटेटेड ह्यूमंस वहां पहुंच गए। उस लड़के की गर्लफ्रेंड को मार दिया गया और थोड़ी देर में वो खुद भी उन गंदे क्रीचर्स के हाथों मारा गया और पूरी जगह खौफनाक और खून से भरी हुई थी। हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स थे और इन सब के बीच वो प्रेग्नेंट औरत खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे पहले ही उसे किसी मॉन्स्टर ने बाइट कर लिया था। उसका शरीर धीरे धीरे म्यूटेट होने लगा था। वक्त बहुत कम था, उसे बच्चे को जन्म देना था इससे पहले कि वो भी एक मॉन्स्टर बन जाए। उसने अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया ताकि वो चिल्ला ना सके और चाइल्ड बर्थ के दर्द के लिए खुद को तैयार किया। चारों तरफ लोगों की चीखें सुन दे रही थीं। पूरा अपार्टमेंट चीखों और खून से भरा हुआ था। उसका म्यूटेशन और तेज होता जा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से पुश किया क्योंकि उसे हर हाल में सर्वाइव करना था और अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना था। सीन शिफ्ट होता है 7 साल बाद। वो जगह अब भी मॉन्स्टर्स से भरी हुई है और एक पुराने अपार्टमेंट के कोने में एक छोटी सी लड़की चुपचाप कांप रही है। उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। एक मॉन्स्टर उसके करीब आ रहा है। डर के मारे वो अपना हाथ मुंह पर रख लेती है ताकि कोई आवाज न निकले, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर उसे ढूंढ ही लेता है। लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। वो क्रीचर अपना मुंह बड़ा करके उसे काटने ही वाला होता है। लेकिन रुको, दुखी मत हो, ये म्यूटेटेड मॉन्स्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। असल में ये उसकी माँ है और वो दोनों एक गेम खेल रही हैं। हाँ, वही प्रेग्नेंट औरत जो 7 साल पहले मॉन्स्टर ने काट लिया था। अब वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है, लेकिन अपने बच्चे को बचा कर रखा है और उस बच्ची का नाम एमा है। इतनी तबाही के बाद भी ये मॉन्स्टर माँ खुद को मॉम कहे जाने पर गर्व महसूस करती है। कुछ देर बाद एमा जिद करती है बाहर जाने की, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है, जिससे लड़की उदास हो जाती है। वो रोने लगती है और कहती है कि उसे अपनी माँ के साथ जाना है और गम डॉल ढूंढनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये गम डॉल क्या है? जल्द ही आपको इसका पता चल जाएगा। मॉन्स्टर माँ एमा को चुप रहने को कहती है, लेकिन एम्मा की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो धीरे से समझाती है कि बाहर बहुत खतरा है, लेकिन वादा करती है कि वो गम डॉल लेकर जल्दी वापस आएगी। बाद में मॉन्स्टर माँ उन सड़कों पर जाती है जहाँ अब भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है, एक क्रीचर सडनली उस पर अटैक करता है, लेकिन वो तुरंत डॉज करती है और अपने शार्प टेंटिकल जैसी चीज से उस पर अटैक कर देती है। वो मॉन्स्टर तुरंत पैरालाइज्ड होकर जमीन पर गिर जाता है और उस मॉन्स्टर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और फिर वो उसे खाने लगती है। लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अजीब था, लेकिन कम से कम उसकी भूख तो मिट गई। जैसे ही वो खाना खत्म करती है, उसकी नजर कुछ सर्वाइवर्स पर जाती है जो मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी के हाथ में टॉर्च था और दूसरा बंदूक ताने खड़ा था। मॉन्स्टर माँ को ये सब बहुत बेवकूफी भरा लगा। इतनी रात को यहाँ आना, वो भी इतनी लाइट और आवाज के साथ, जैसे खुद ही अपनी मौत को इनवाइट कर रहे हों। टॉर्च की लाइट और गन फायर से सारे मॉन्स्टर्स और ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे। तभी उसने तेजी से एक्शन लेते हुए 2 पत्थर उठाए और एक सीधा फ्लैशलाइट पर मारा और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। दूसरा पत्थर सीधा बंदूक वाले की खोपड़ी पर जा लगा। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जब गनमैन बेहोश हो गया तो वो धीरे धीरे उस टॉर्च वाले की आदमी की तरफ बढ़ने लगी। तभी सीन शिफ्ट होता और थोड़ी देर बाद वही लड़का दिखाई देता है जो बुरी तरह थका हुआ था, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। असल में कुछ और सर्वाइवर्स ने उसे मारकर उसकी बंदूक और सामान छीन लिया था। अब वो किसी छिपने की जगह तलाश कर रहा था कि तभी उसकी नजर मॉन्स्टर माँ पर पड़ती है। वो डर के मारे फ्रीज हो जाता है और तभी मॉन्स्टर माँ उसकी तरफ एक टेंटिकल से हमला करती है। लेकिन अचानक उसकी शार्प नीडल वहीं हवा में रुक जाती है, क्योंकि वो लड़का ही गम डॉल है, वही इंसान जिसके बारे में छोटी लड़की एमा बात कर रही थी। मॉन्स्टर औरत तुरंत उसे खींचकर गले लगा लेती है और गम डॉल की हालत खराब होने लगती है। उसका पसीना छूट जाता है क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले ही जो उसकी जान निकलने वाली थी वो उसे गले लगा रही है। लेकिन वो शॉक्ड था ये देखकर कि न सिर्फ वो मॉन्स्टर माँ उसे ढूंढने आई थी, बल्कि उसने तो उसके चोरी हुए बैकपैक को भी किसी तरह वापस लाकर रख दिया था। उधर वो रॉबर जिसने गम डॉल का बैग चुराया था अब खुद ही फंस चुका है मॉन्स्टर्स के बीचों बीच। फिर सिर्फ एक दर्दनाक चीख और फिर उसका हाल भी वैसा ही होता है जैसे किसी टेस्टी डिनर का। सीन शिफ्ट होता है करीब 7 साल पीछे। एक यंग गम डॉल को जो भटक रहा है कुछ यूजफुल चीज ढूंढने में। तभी उसकी नजर एक फ्लैशलाइट पर पड़ती है, जैसे कोई ट्रेजर मिल गया हो। वो डिसाइड करता है कि अब वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि और अंदर जाना मतलब मौत को इनवाइट करना। लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण वो और आगे बढ़ जाता है। डेविड गन और टॉर्च को हाथ में लेकर आगे बढ़ता है। जब वो आगे देखता है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है
क्योंकि उस मॉन्स्टर के हाथ-पैर को किसी ने काट दिया था, ये देखकर डेविड वापस मुड़ने लगता है। तभी उसी रूम से एक धीमी-सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। जब डेविड ने उस रूम में देखा तो वो शॉक हो गया। उसके गले की तरफ एक स्ट्रिंग तनी हुई थी। डेविड डर गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉक उसे तब लगा जब उसने देखा कि एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर एक बेबी को दूध पिला रही है। अब वापस प्रेज़ेंट में आते हैं। सोफिया मॉन्स्टर्स को ऐसे मार रही थी जैसे कि वो कोई प्रैक्टिस टारगेट हो। फिर वो दोनों डेड एंड तक पहुंचते जाते हैं। आगे रास्ता बंद था और पीछे मॉन्स्टर्स का झुंड तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। डेविड बंदूक निकालता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे खींच लेता है। सोफिया तेजी से उसके हाथ को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से एक आयरन रॉड को पकड़कर डेविड को हाथ छोड़ने से इनकार कर देती है। वो उसे बचाना चाहती है। वो डेविड को खोना नहीं चाहती थी। जैसे ही मॉन्स्टर उन्हें नीचे खींचता है, डेविड की टांग ऐसे खींच रही है जैसे अभी फटकर अलग हो जाएगी। वो मॉन्स्टर कोई ऑर्डिनरी क्रीचर नहीं था। वो फ्रेश मीट के लिए बुरी तरह से बेताब था। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। छोटी सी एम्मा अपने घर में शांत बैठी हुई थी। वो फ्लोर पे बैठकर ड्राइंग बना रही थी, अपने आप की, माँ की और पापा की। वो बेसब्री से अपने फादर का इंतजार कर रही थी। वो अपने फादर के साथ खेलना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है। डेविड और सोफिया लाइफ एंड डेथ के बीच झूल रहे हैं। ऊपर से मॉन्स्टर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे वाले मॉन्स्टर्स उन्हें गिरते हुए देखने के इंतजार में हैं, ताकि जैसे ही वो गिरे और उनका फ्रेश मीट खा सके। तभी सोफिया के हाथ कांपने लगते हैं और उसने देखा अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। फाइनली वो डिसीजन लेती है। वो उस आयरन रॉड को छोड़ देती है और जैसे ही मॉन्स्टर उन्हें नीचे की तरफ खींचता है वो अपनी टेंटिकल को यूज करके बिल्डिंग में मौजूद एक और मॉन्स्टर को पकड़ती है और उसे जोर से उस बड़े वाले मॉन्स्टर के सिर पर पटक देती है, जिससे बड़ा मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है। और यही मौका देखकर सोफिया तुरंत अपने शार्प नीडल को उस मॉन्स्टर की जीभ में घुसेड़ देती है, जो अभी तक डेविड की टांग पकड़े हुए था। जैसे ही जीभ छूटती है, वो अपनी बीवी को और जोर से पकड़ता है और दोनों सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह पर गिरते हैं। वो तुरंत रोल करके जमीन पर गिरता है, फिर तुरंत खड़ा हो जाता है, अपनी बीवी को पकड़ता है और जोर से दौड़ता है। पीछे से वो बड़ा मॉन्स्टर गुस्से से दहाड़ रहा है, क्योंकि उसका टेस्टी स्नैक हाथ से निकल गया। भागते हुए सोफिया डेविड को डांटती है, क्योंकि उसने एकदम रेकलेस स्टंट किया। वो बताती है कि इस तरह रन और जंप करने से वो खुद इंजर्ड हो गया है। तुम एम्मा के पापा हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली बिखर जाएगी। लेकिन डेविड का ध्यान कहीं और था। वो सिर्फ अपनी वाइफ की सेफ्टी को लेकर परेशान था। वो उसे देखता है और गिल्ट में कहता है, मैं खेद करता हूँ, सब मेरी गलती है। हम ऐसी डेंजर में इसलिए फंसे हैं क्योंकि मैंने प्लान नहीं बनाया। सोफिया उसे देख के सोचती है, ये बंदा तो पूरा पागल है। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने मुझे बचाया और अभी भी अपनी चिंता छोड़ मेरे बारे में सोच रहा है। जब वो डेविड को उसकी सुरक्षा के लिए डांट रही होती है, तभी एक मॉन्स्टर का लंबा, नुकीला और तेज दांत सीधे उसके पेट के आर पार घुस जाता है। वही भूखा मॉन्स्टर फिर से हमला करता है, इस बार और भी ज्यादा तेजी से। सोफिया कहती है, बस ये छोटी सी चोट है। लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर उसका गला पकड़ लेता है। डेविड अपने बड़े बैग को जल्दी जल्दी चेक करता है, ताकि कुछ ऐसा आइटम मिल जाए जिससे वो इन मॉन्स्टर से छुटकारा पा सके। तब तक सोफिया अपने टेंटिकल जैसे हाथों से मॉन्स्टर्स को रोकती है, ताकि जितना हो सके उतना समय डेविड को मिल सके। तभी डेविड को ग्रेनेड मिल जाता है। वो उसे मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है, जिससे एक बड़ा सा विस्फोट होती है। काफी सारे मॉन्स्टर्स एक ही बार में उड़ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा मॉन्स्टर बच जाता है। तो सोफिया डेविड से ग्रेनेड लेती है और हवा में छलांग लगाती है। जैसे ही मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स के साथ हमला करता है, डेविड उसे डॉज करता है। सोफिया ग्रेनेड का पिन खिंचकर उसे अपने पैर से पूरी ताकत से हीट करती है, जिससे ग्रेनेड मॉन्स्टर के मुंह में चला जाता है। मॉन्स्टर ग्रेनेड को खाना समझकर मुंह खोलता है, लेकिन वो उसका अंत बन जाता है। एक जबरदस्त विस्फोट के साथ उसका सिर उड़ जाता है। तभी सोफिया उस मॉन्स्टर को मिडिल फिंगर दिखाती है और डेविड गर्व से अपनी बहादुर पत्नी को देखता है। सब कुछ सुलझने के बाद वो एक नज़दीकी अपार्टमेंट में जाते हैं। अंदर जाकर सोफिया अपने कपड़े उतारती है और डेविड राहत महसूस करता है कि उसका पेट का घाव ठीक हो गया है। सोफिया उससे शरारती लहजे में कहती है,
तुम्हें ही सावधान रहना चाहिए। तुम परिवार के रक्षक हो। अब सब कुछ ठीक है। अपार्टमेंट पहुंचकर डेविड एम्मा को बुलाता है और छोटी सी एम्मा दौड़ती हुई अपने डैडी को गले से लगा लेती है। एम्मा बहुत खुश हो जाती है। डेविड उसे एक चॉकलेट देता है और छोटी सी एम्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सोफिया भी अपने परिवार को प्यार भरी नजर से देखती है और वो भी उन्हें पीछे से गले लगा लेती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद एक अजनबी उनके अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होता है और उसके चेहरे से साफ झलकता है कि उस परिवार की खुशी उसे बिल्कुल पसंद नहीं। अंदर डिनर चल रहा होता है। पेरेंट्स अपनी बेटी को खुशी से खाते देख रहे होते हैं। अम्मा पहले पापा को खाना खिलाती है, फिर मम्मी को, लेकिन मम्मी झिझकती है। अम्मा जिद करती है, लेकिन डेविड धीरे से कहता है, मम्मी पहले ही फुल है। एम्मा उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि उसने कभी अपनी मम्मी को कुछ खाते देखा ही नहीं। सोफिया धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम आनंद लो। लेकिन एम्मा थोड़ी उदास महसूस करती है। थोड़ी देर बाद एम्मा मम्मी को एक कुकी ऑफर करती है। ये बहुत टेस्टी है, ट्राई करो ना। मम्मी हिचकती है, लेकिन बेटी की जिद के सामने हार जाती है। जब वो कुकी लेने जा रही होती है, एम्मा उसे वापस खींच लेती है, क्योंकि उसे भी वो कुकी खानी है। वो कुकी को 2 टुकड़ों में बांटती है, लेकिन एक बड़ा और एक छोटा टुकड़ा बन जाता है। वो छोटा टुकड़ा मम्मी को देती है, लेकिन मम्मी फिर भी हिचकती है। एम्मा साफ तौर पर कुकी खुद ही खाना चाहती है, लेकिन मम्मी को भी खिलाना चाहती है। आखिर में वो सारी कुकी खुद ही खा जाती है। इसके बाद एम्मा बार-बार मम्मी को रैंडम चीजें खिलाने की कोशिश करती है। सोफिया परेशान हो जाती है और उसे डांटती है। एम्मा लगभग रो पड़ती है। वो सिर्फ मम्मी के लिए चिंतित थी। तब सोफिया उसका हाथ पकड़ती है और सोचती है कि अब सच बता ही देना चाहिए। वो बताना चाहती है कि उसे सिर्फ मांस और खून की लालसा होती है, लेकिन जैसे ही वो एम्मा का हाथ पकड़ती है, उसकी प्रवृत्तियां जाग जाती है। एम्मा की नाक से एक बूंद खून गिरता है और मम्मी के अंदर का मॉन्स्टर जाग उठता है। सीन कट होता है। सिर्फ एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आती है। डेविड भागकर देखता है। घर खाली है। एम्मा बताती है, मम्मी बाहर चली गई। बाहर सोफिया एक और मॉन्स्टर को फाड़ रही होती है। रात में परिवार एक ही बिस्तर पर सोता है। सोफिया सोचती है, कभी नहीं सोचा था एक बच्ची का खून इतना मीठा हो सकता है। वो तय करती है, अब अपनी इच्छाओं को कभी भी बेटी के आसपास नहीं आने देगी। अगली सुबह डेविड जाने से पहले कहता है, सुरक्षित रहना और मम्मी को मत जगाना। एम्मा कहती है, पापा चॉकलेट लाना। डेविड चला जाता है और तभी एम्मा के चेहरे पर एक नटखट मुस्कान आ जाती है। मम्मी सो रही है तो वो बाहर जाने का प्लान बनाती है। वो बाहर जाती है, एक मरे हुए मॉन्स्टर को देखकर अनदेखा करती है। वो कुछ बनाती है, फिर मलबे के अंदर कुछ कैंडीज ढूंढती है। कैंडीज मिलते ही वो बहुत उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है मम्मी पापा खुश होंगे। वो दोनों मिस्टीरियस लोग एम्मा को जाते हुए देख रहे थे। तभी मिस्टीरियस लड़की याद दिलाती है कि आजकल मार्केट में बच्चे कितने वैल्यूएबल हैं। उस बच्चे को किसी गैंग को हाई प्राइस पर बेच देंगे। आगे रास्ता अलग हो जाता है एंड एम्मा तुरंत दाएं मुड़ जाती है। एम्मा को पकड़ने के लिए बैट वाली औरत स्पीड बढ़ाती है, लेकिन डैगर वाले आदमी के पीछे एक मिस्टीरियस लड़की आती और एक ही स्विंग में उसे मार देती है। वो औरत रुकती है और पीछे मुड़ती है और देखती है एक व्हाइट हेयर वाली लड़की ने उसके दोस्त को मार दिया है। वो सोचती है कि शायद ये व्हाइट हेयर वाली लड़की उस बच्चे की गार्डियन है। व्हाइट हेयर उस लड़की को डरावने लुक से देखती है। तभी वो लड़की व्हाइट हेयर पर बैट से हमला करती है, लेकिन अगले ही पल व्हाइट हेयर उसका गला एक ही स्विंग में काट देती है। उधर एम्मा दीवार के पीछे चुपचाप खड़ी कांप रही होती है। तभी उसे व्हाइट हेयर्ड औरत ढूंढ लेती है। जैसे ही एम्मा उसकी तरफ देखती है, उसे पता चलता है कि ये वही है जिसे अब तक वो ढूंढ रही थी। इसका नाम लिली है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर रेंगता हुआ आता है और लिली पर छलांग लगाता है, लेकिन लिली उसे अपने एक्स से कुचल देती है। लिली एम्मा की तरफ मुड़ती है एंड उसे रिमाइंड करती है कि कभी भी डार्क प्लेसेस में एंटर करने से पहले चेक करना जरूरी है। और वो पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मी कहाँ है। एम्मा डर के मारे कांप जाती है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एम्मा के सिर पर छोटा गुब्बारा बन गया है। लिली ने सालों से उसे सिखाया था। लिली ने पूछा, सबसे जरूरी रूल क्या है? एम्मा ने बोला, अकेले कभी बाहर मत जाना। फिर लिली गुस्से से कहती है, इतने सालों से सिखा रही हूँ और अभी तक कुछ नहीं सीखा। एम्मा क्विकली प्रोटेस्ट करती है, क्लेमिंग कि अब वो बड़ी हो गई है और बाहर जा सकती है। लिली उसे डेडली लुक देती है, जिससे एम्मा चुपचाप हो जाती है और मुंह फुला लेती है। जब एम्मा इतनी जिद कर रही थी तो लिली तय करती है कि उसे वहां ले जाएगी जहां बड़े लोग जाते हैं। एम्मा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन एक्साइटमेंट
धीरे धीरे खत्म हो जाता है जब वो खुद को एक अंधेरी जगह में पाती है। एमा कहती है कि मुझे अंधेरा पसंद नहीं। वो लिली को पुकारती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। एमा डर जाती है। तभी लिली फाइनली बोलती है, अब भी बड़े बनने का मन है। और एमा को डराने के लिए लिली बताती है कि मॉन्स्टर्स ऐसी अंधेरी जगहों में रहते हैं क्योंकि अडल्ट्स यहाँ वैल्यूएबल चीजें ढूंढने आते हैं, इसलिए ये जगह अक्सर खून से भरी रहती है। अचानक एम्मा किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। जब वो अपना हाथ देखती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसके हाथ में खून लगा होता है। यही उसका ब्रेकिंग पॉइंट बनता है। वो गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे बाहर ले चलो। एम्मा आखिरकार हार मान जाती है और बाहर निकलने की भीख मांगती ताकि कि उसे कोई बाहर निकाल, लेकिन उसकी सारी चीखें बेकार जाती हैं। वो रोने लगती है। उसके चेहरे पर डर और पसीना दोनों साफ तौर पे दिखा जा सकता था। एम्मा को एहसास होता है कि उसके मम्मी पापा कैसे रोज खाना ढूंढने के लिए यहाँ आते थे, और ये सोचकर ही वो पूरी तरह डर जाती है। तभी लिली वापस आती है और उसे याद दिलाती है कि यही वो जगह है जहाँ बड़े लोग भी डरते हुए आते हैं, लेकिन सर्वाइवल के लिए आना पड़ता है। बड़े भी ऐसे खतरनाक जगहों पर आने से डरते हैं, लेकिन भूख के सामने उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को हमेशा याद रखो। एमा रोने लगती है। लिली अपना हाथ आगे बढ़ाती है। एमा लिली का हाथ पकड़कर उस अंधेरी जगह से बाहर निकलती है। सीन शिफ्ट होता है अपार्टमेंट के बाहर। एमा और लिली खड़े हुए थे। एमा उसे थैंक यू कहती है और लिली वहां से जाने से पहले एमा से वादा करती है कि जब भी वो अपनी मम्मी और पापा के साथ बाहर आएगी तो वो फिर से मिलेंगे। लिली उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि जो कुछ भी हुआ उसे अपने पेरेंट्स को कुछ भी ना बताए। एम्मा लिली को बैठने के लिए कहती है। जब लिली बैठती है, एम्मा उसके सिर पर एक क्यूट सा पंच करती है। ये उस वक्त का बदला है जब लिली ने उसे रुला दिया था। इसके बाद एम्मा उसे एक कैंडी का टुकड़ा देती है। फिर वो हाथ हिलाकर गुड बाय बोलती है। लिली के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ये छोटी सी कैंडी लिली के दिल में एक गहरी छाप छोड़ देती है और वो मुस्कुरा उठती है। उसे लगता है कि जितना उसने सोचा था, एम्मा अब उससे से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। इसी दौरान जब एम्मा घर का दरवाजा खोलने के लिए नॉब पकड़ती है, उससे महसूस होता है कि उसकी उंगली का रंग बदल गया है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। ठंड का मौसम था जब सोफिया और डेविड मलबे में कुछ वैल्यूएबल आइटम ढूंढ रहे थे। तभी डेविड को एक स्कार्फ मिलता है और वो उसे सोफिया के गले में डाल देता है, जिससे सोफिया ब्लश करने लगती है। वो दोनों प्यार से गले मिलते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि एम्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। डेविड एम्मा को आवाज लगाता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एम्मा खुद ही किसी एडवेंचर पर निकल जाती है कुछ यूजफुल ढूंढने के लिए। तभी उसे पहली बार लिली मिलती है, जो घायल हालत में जमीन पर बैठी हुई थी। लेकिन वो एम्मा की तरफ देखती है और कहती है गेट लॉस्ट, लेकिन एम्मा समझ नहीं पाती कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन एम्मा लिली का इंजर्ड हाथ पकड़ती है और उस पर गर्म हवा फूंकने लगती है। लिली तुरंत अपने दूसरे हाथ से एम्मा को दूर हटाने लगती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है जब वो देखती है कि एम्मा कितनी सिंसियरली उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। यहीं से उनका रिश्ता शुरू होता है। अचानक एम्मा सपने से उठकर कुछ देर बाद फिर से सो जाती है। कुछ टाइम बाद उसके पेरेंट्स मॉन्स्टर्स से बचते हुए छुप रहे थे, क्योंकि डार्क क्लाउड्स के कारण मॉन्स्टर्स अब दिन में भी बाहर घूम रहे थे। सोफिया अपने पति से कहती है कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा और ये आखिरी फार्मेसी भी खाली है। डेविड थोड़ा आराम करने का सोचता है, लेकिन सोफिया को एक पल की भी राहत नहीं मिलती जब तक वो अपनी बेटी की उंगली का इलाज ना कर ले, क्योंकि वो डरी हुई थी कि कहीं एम्मा कुछ सीरियस ना हो। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि खुद को ब्लेम मत करो, जरूर कोई दूसरा तरीका होगा, लेकिन सोफिया खुद को ही जिम्मेदार मानती रही थी। आखिरकार डेविड गहरी सांस लेता है और कहता है कि उनका यूं ही इधर उधर मेडिसिन ढूंढना बेवकूफी भरा था। कई दुकानों की तलाशी ली, कई दिन लगाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। डेविड सोफिया को सजेस्ट करता है कि उन्हें होप विलेज जाना चाहिए, वहाँ एक डॉक्टर है एंड फिलहाल वही उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन वहाँ एंट्री के लिए एक फीस देना होता है। फीस के लिए कुछ यूजफुल और वैल्यूएबल चाहिए होगा। मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा कुछ मिलेगा या नहीं। तभी सोफिया उसके हाथ पर टैप करती है, जैसे वो अक्सर करती है, और जो बात वो कहती है डेविड को डरा देती है। ऐसा लग रहा है कि वो डंजन विलेज जाना चाहती है कुछ वैल्यूएबल चीज लाने के लिए। डेविड उसे याद दिलाता है कि वो जगह मॉन्स्टर्स का घर है और वहाँ जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन सोफिया का कहना है मॉन्स्टर्स उसके लिए कोई डील नहीं है और उसे इस तरह की जगहों का एक्सपीरियंस है। बस मुझे डंजन के मास्टर को अवॉइड करना है, बाकी सब मैनेज कर लूंगी। डेविड मान जाता है एंड कहता है कि वो घर पर एम्मा के साथ रुकेगा। जाते वक्त वो उसे फ्लैशलाइट देने के लिए बैग खोलता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि एम्मा अंदर पीसफुली सो रही है। वो दोनों पेरेंट्स अपनी आंखें मसलते हैं, लेकिन जब दोबारा देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सच में एम्मा बैग के अंदर है। दोनों शॉक में पसीने पसीने हो जाते हैं। जब एम्मा की आंखें खुलती हैं, सोफिया की शार्प नजरें उसे देख रही होती हैं। एम्मा जान जाती है कि वो पकड़ी गई है, तो मैजिशियन बनने का एक्ट करती है जैसे किसी ट्रिक से बाहर निकली हो, लेकिन ट्रिक फेल हो जाती है और सोफिया उसे सिर पर छोटा सा गुब्बारा बना देती है एंड
डेविड की ओर से भी एक लंबा लेक्चर मिलता है। डैडी पहली बार इस तरह से गुस्सा होते हैं, लेकिन असल में वो तो सोफिया के गुस्से का ट्रांसलेटर बनकर बात कर रहे होते हैं। सोफिया कहती है कि अभी तो हमें घर वापस जाना चाहिए, बहस करने का टाइम नहीं है। जैसे ही सोफिया निकलती है, एमा पूछने लगती है कि वो कहाँ जा रही है। उसे पूरा यकीन है कि सोफिया किसी डेंजरस जगह पर जा रही है और एमा नहीं चाहती कि सोफिया जाए। एमा माँ से कहती है कि बस वापस चलो, लेकिन सोफिया नहीं रुकती और अपने रास्ते पर बढ़ जाती है और बेटी को डेविड के पास छोड़ देती है। सोफिया के जाते ही एमा गिल्ट में डूब जाती है। उससे लगता है कि उसकी वजह से सोफिया चली गई। डेविड उसे विश्वास दिलाता है कि सोफिया जल्द ही वापस आ जाएगी और उन्हें भी अब घर लौटना चाहिए, लेकिन तभी डेविड का पेट खराब हो जाता है और एम्मा को वहीं रुकने को बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है। एम्मा वहीं अकेली खड़ी रहती है, लेकिन उसका दिमाग डरावने ख्यालों में चला जाता है। उसे याद आता है कि उस अंधेरी जगह में क्या क्या देखा और उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी माँ भी तो उसी जगह नहीं जा रही। उधर सोफिया भी उदास चेहरा लिए अपनी मंजिल की ओर चल रही थी और उसे एम्मा की उदास आंखें याद आ रही होती हैं जब उसने सोफिया को रोकने की कोशिश की थी। सोफिया को अब रिग्रेट हो रहा था। इसी दौरान चारों ओर मॉन्स्टर्स एक कार्डबोर्ड बॉक्स के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें कुछ खाने की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि उस बॉक्स के नीचे कुछ जिंदा है, क्योंकि हम अंदर से आवाजें सुन सकते हैं। सारे मॉन्स्टर्स जल्दी से उस बॉक्स की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन जब तक वो मॉन्स्टर्स उसे खा पाते, एमा को उसकी माँ ने बचा लिया था। सोफिया एमा को अपनी गोद में उठाती है, लेकिन तब तक सारे मॉन्स्टर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन सोफिया मॉन्स्टर्स के ऊपर से छलांग लगाकर भागने की कोशिश करती है, तो एक मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल से उस पर हमला करता है, लेकिन वो उन्हें ऐसे काट देती है जैसे वो कुछ भी नहीं हो। बाकी के सारे मॉन्स्टर्स भी उसी तरह कट जाते हैं। वो लिटरली उन्हें ऐसे काट रही है जैसे सब्जियां काट रही हो, लेकिन इतने मॉन्स्टर को मारने के कारण वो थकने लगती है। सोफिया सोचती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। छोटी सी बच्ची जल्दी से अपना फिंगर उठाकर आसमान की तरफ पॉइंट करती है। सोफिया ऊपर देखती है कि आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा है, जिससे सनलाइट आने लगती है और सारे मॉन्स्टर्स डर के मारे भागने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर अंधेरे में भागने लगते हैं। सोफिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे सीधा उस डंजन की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि पास की सभी बिल्डिंग्स में मॉन्स्टर भागकर छुप गए थे। तभी अचानक एक मॉन्स्टर सोफिया के पीछे से हमला करके उसे घायल कर देता है, जिससे वो बच्ची पूरी तरह शॉक में चली जाती है। पेन में होते हुए भी सोफिया अपनी टेंटिकल से उस मॉन्स्टर पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने आकार के हिसाब से बहुत तेज है और सोफिया की पीठ पर एक के बाद एक कई वार कर रहा था। तभी अचानक कोई उस मोटे मॉन्स्टर के सिर पर एक्स फेंकता है, जिससे वो ढेर हो जाता है। सोफिया को समझ नहीं आता कि वो एक्स कहाँ से आया, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। वो दौड़ती रहती है। हम डेविड को देखते हैं जो उस बिल्डिंग के एंट्रेंस तक पहुंचता जाता है जहां सोफिया गई थी। वो पूरा थका हुआ था। वो बिल्डिंग मॉन्स्टर्स से भर गई थी और अब वो अंदर भी नहीं जा सकता। वो खुद को ब्लेम करता है एंड सोचते कि ये सब उसी की गलती है, क्योंकि वो एमा को पीछे छोड़कर बाथरूम चला गया था। लिली, जिसने एक्स फेंका था, अपना एक्स मॉन्स्टर के सिर से बाहर निकलती है और डेविड के पास जाती है। डेविड पूरी तरह शॉक्ड होता है। उसे समझ नहीं आता ये स्ट्रेंजर कौन है, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही लिली उसके मुंह पर जोरदार हमला करती है। उसी समय सोफिया अपनी बच्ची को डांट रही थी। सोफिया एम्मा से पूछती है कि उसने इतने डेंजर में उसे फॉलो क्यों किया, लेकिन फिर एम्मा धीरे से अपनी छोटी सी उंगली सोफिया की हथेली पर रखती है और कहती है कि मुझे डर लगता है कि आपको कोई चोट ना पहुंचा दे। एम्मा बताती है कि उसे पता है कि उसके मम्मी पापा उसे पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो कभी उसे अपना दर्द महसूस नहीं होने देते, लेकिन एम्मा जानती है कि वो तकलीफें झेलते हैं। वो नहीं चाहती कि उसकी माँ को उसके कारण और दर्द झेलना पड़े। वो उसके साथ रहना चाहती है ताकि जब भी माँ को चोट लगे वो उसे अच्छा फील करा सके। ये बोलते बोलते एम्मा रोने लगती है। सोफिया का दिल पिघल जाता है और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स फिर से इकट्ठा होने लगते थे। सोफिया एम्मा को अपनी शर्ट के अंदर छिपाकर माइंडलेस मॉन्स्टर्स के बीच से चलने लगती है। उन्हें बस इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है। वो एम्मा से कहती है कि टाइट पकड़े रहना, वरना हम किसी मॉन्स्टर से टकरा जाएंगे। तभी एक मॉन्स्टर सोफिया के इतना पास आ जाता है कि सोफिया अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। वो खुद को काम रखने की कोशिश करती है और धीरे से एम्मा से कहती है कि वो किसी भी चीज पर रिएक्ट ना करे। तभी सोफिया को ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर धीमी आवाज में उससे कह रहा हो कि जो वो कर रही है वो सब बेकार है, लेकिन जब वो पलटकर देखती है तो वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं था। उसे समझ नहीं आता कि मॉन्स्टर इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया, लेकिन वो आगे बढ़ती रहती है। एग्जिट सामने ही था, लेकिन अचानक एक बड़ा सा हाथ आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया तुरंत जंप कर डोज करती है और वो हाथ कुछ और मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है। पहले तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हुआ, लेकिन जब वो उस जायंट हैंड को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये डंजन का मास्टर है। सोफिया सोचती है कि ये मॉन्स्टर तो बाकी मॉन्स्टर्स की भी परवाह नहीं करता, बस जो भी ईज के हाथ में आता है उसे पकड़ लेता है। मॉन्स्टर अपने हाथ घुमाकर और मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, जिसमें सोफिया भी शामिल थी, जिससे एम्मा जमीन पर गिर जाती है। लेकिन जब एम्मा देखती है कि उसकी माँ पकड़ी जा चुकी है तो वो रोने लगती है, लेकिन उसकी माँ कहती है भागो। सरप्राइजिंगली एम्मा सोफिया की बात मान लेती है एंड तुरंत उल्टी दिशा में दौड़ने लगती है बिना जिद किए। जैसे ही वो
मॉन्स्टर अपना हाथ पीछे खींचता है तो सोफिया अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर के हाथ पर स्क्रैच करती है, जिसके कारण सोफिया मॉन्स्टर के हाथों से छूट जाती है। जमीन पर गिरते ही सोफिया फिर से दौड़ना शुरू करती है और एम्मा को ढूंढने लगती है। उधर बिल्डिंग के किसी हिस्से में हम एक हॉट मॉन्स्टर वुमन को देखते हैं जो शायद डंकन मास्टर है। सीन फिर से एम्मा की तरफ जाता है जो माइंडलेस मॉन्स्टर्स से भाग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तभी उसका पैर मुड़ जाता है जिसके कारण वो गिर जाती है, तो एक मॉन्स्टर उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर को मार देता है। इससे एम्मा और भी ज्यादा डर जाती है। बाकी के मॉन्स्टर्स डर के मारे एक साइड खड़े हो जाते हैं और वो डोमिनेंट मॉन्स्टर एम्मा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो एम्मा को छूता है, एम्मा पूरी तरह डर से पागल हो जाती है और लिटरली डर के मारे पेशाब कर देती है और अपनी माँ को पुकारने लगती है, लेकिन वो घटिया मॉन्स्टर उसे पकड़कर अपने मुंह की ओर ले जाने लगता है। तभी उस मॉन्स्टर की नाक को एक अजीब सी स्मेल आती है जिससे वो डरने लगता है और उसको पसीना आने लगता है। सिर्फ वो ही नहीं, बाकी सारे मॉन्स्टर्स को भी डर के मारे पसीना आने लगता है। सब उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। पहले तो एम्मा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसकी नाक में भी एक अजीब सी बैड स्मेल आती है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए, पीछे से एक मॉन्स्टर उसे धक्का देता है एंड उसके कैंडीज जमीन पर गिर जाते हैं। तभी एक म्यूटेटेड बच्चा वहां आता है। एम्मा जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर कैंडीज उठाना की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बच्चा पहले ही कैंडीज को उठा लेता है। एम्मा उससे कैंडीज वापस मांगती है और कहती है कि ये मेरे मम्मी पापा के लिए है। वो बच्चा कैंडीज को सूंघता है और बिना सोचे एक कैंडी अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर एम्मा पूरी तरह शॉक हो जाती है। ये कैंडीज उसके पेरेंट्स के लिए एक गिफ्ट था जो उसने बड़ी मेहनत से ढूंढा था और इस बच्चे ने उसे खा लिया। गुस्से में एम्मा उसे जोरदार पंच मारती है जिससे कैंडी उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। फिर वो उसका फेस पिंच करने लगती है। बच्चा भी बदले में उसका फेस पिंच करता है। ये लड़ाई अब बच्चों का खेल बन गई। आखिरकार बच्चा हार मान लेता है और हमारी एम्मा से मार खाने के बाद रोते हुए भाग जाता है। एम्मा खुश होती है कि उसके कैंडीज वापस मिल गई। एम्मा ने उस बच्चे को ऐसे हराया जैसे वो उसके लिए केवल एक चींटी के बराबर हो। बाकी के मॉन्स्टर्स जो ये फाइट देख रहे थे वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वो सब उसके सामने अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं। तभी एम्मा छींकती है तो सब डर के मारे भाग जाते हैं। एम्मा को समझ नहीं आता कि वो सब क्यों भाग रहे हैं। एम्मा को याद आता है वो पल जब सारे मॉन्स्टर्स उस बच्चे जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर की प्रेजेंस से भाग गए थे। उसे समझ आता है कि शायद ये सब उस स्मेल की वजह से है जो उसके बॉडी से निकलता है। वो सोचती है अगर सारे मॉन्स्टर्स मुझसे डरते हैं तो मैं मॉम को बचा सकती हूँ। वो तुरंत अपनी मॉम को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है। वो घूम कर देखती है, लूकस और लूना नाम के मॉन्स्टर उसके सामने खड़े हैं। लूना कहती है ये तो डंजन मास्टर की चाइल्ड है, इसकी बॉडी से वही स्मेल आ रही है। लेकिन फिर वो एम्मा का चेहरा देखती है। लूकस बोलता है ये तो ह्यूमन है। लूना कहती है शायद इसका डंजन मास्टर्स बेबी से कोई क्लोज कांटेक्ट रहा होगा, इसलिए इसकी बॉडी से वो स्मेल आ रही है। एम्मा डर के मारे कांपने लगती है। वो दोनों सोचते हैं ये यहाँ तक पहुंची कैसे। फिर डिसाइड करते हैं कि इसे साथ ले चलते हैं। अब हमारे पास एक स्नैक भी है। एम्मा डर के मारे कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपनी मॉम को ढूंढना है। लूना बोलती है ओ तो अब मैं ही तेरी मॉम हूँ। एम्मा मना करती है। लूना हंसते हुए बोलती है अरे अपनी मॉम से ऐसे बात करती है क्या। एम्मा अब कंफ्यूज्ड है और थोड़ा शॉक भी। लूकस बोलता है चलो इसे अपने फादर को दे देते हैं ताकि वो इसे खाकर शायद स्ट्रॉन्ग हो जाए। लूना मना करती है नहीं ये मेरी है, कम से कम एक काम तो मुझे खाने दो। लूकस याद दिलाता है हम यहाँ इसलिए हैं ताकि फादर खुद डंजन मास्टर को खा सके, लेकिन अगर हम इस लड़की को ले जाएंगे तो शायद हमें भी एक दो बॉडी पार्ट्स खाने को मिल जाए। वो ये सब लार टपकाते हुए कहता है। एम्मा को लगने लगता है कि वो वाकई में खा ली जाएगी, लेकिन तभी उसे याद आता है अपनी मॉम का चेहरा, कैसे उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया था और एम्मा को भागने को कहा था। एम्मा खुद से कहती है अगर मॉम ने हार नहीं मानी तो मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। वो जोर से चिल्लाती है मॉम। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों पीछे देखते हैं और एम्मा दूसरी डायरेक्शन में भाग जाती है। लूकस बोलता है उम्र के हिसाब से काफी तेज है ये। लूना बोलती है ये यूजलेस स्ट्रगल कितनी क्यूट लग रही है। वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। एम्मा रास्ते में कुछ मॉन्स्टर्स को देखती है पर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि उसकी बॉडी से डंजन मास्टर्स के बेबी की स्मेल आ रही थी। उन दोनों को अब एम्मा की चालाकी का अंदाजा होता है, लेकिन वो बोलते हैं बेवकूफ लड़की इससे कुछ नहीं होगा। वो दोनों मॉन्स्टर्स को एक सिंगल अटैक में गिरा देते हैं। लूना के सिर पर दो चाबुक जैसा कुछ होते हैं जिनके एंड्स पर शार्प पंजे जैसा लगा होता है। एम्मा पीछे देखती है और समझ जाती है कि अगर उसने जल्दी से अपनी मॉम को नहीं ढूंढा तो वो बुरी मुसीबत में फंस जाएगी। वो मॉन्स्टर्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज करती है जिससे उनका पीछा थोड़ा स्लो हो जाता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। लूना अपना एक पंजे जैसा चाबुक आगे बढ़ाती है। एम्मा नीचे गिरकर किसी तरह उसे अवॉइड कर लेती है। ये लक था या स्किल
कोई नहीं जानता, पर वो डेथ से बस कुछ इंच दूर थी। एम्मा अब एक पिलर के पीछे छुप जाती है, अंधेरे में बैठकर रो रही होती है। लूकस की आवाज आती है, डोंट वरी, अब हम ही तेरा फैमिली है, अब खेलना बंद, चल हमारे साथ। वो अपना हाथ बढ़ाता है उसे पकड़ने के लिए। एम्मा डरी हुई है, वो बस घर वापस जाना चाहती है। वो उसका हाथ स्लैप कर देती है। लूकास चौंक जाता है, उसका हाथ कटा हुआ महसूस होता है और फिर 1 सेकंड बाद उसे अपने हाथ में एक तेज दर्द महसूस होता है। वो चिल्लाकर पूछता है, तूने मेरे साथ ये क्या किया? एम्मा अपनी उंगली को देखती है। उस उंगली में एक ब्लैक नीडल लाइक नेल उगाया है, वही उंगली जो पहले बस ब्लू हुआ करती थी, अब उसमें उसकी मॉम जैसी पावर्स। दूसरी तरफ लूना मॉन्स्टर्स को काटते हुए आगे बढ़ रही थी और सोचती है कि कहीं लूकस अकेले ही उस लड़की को ना खा जाए। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन उसे कौन बताए कि वह वहाँ कैसे तड़प रहा है। वह चाहती है कि वह खुद उसकी नरम त्वचा का एक टुकड़ा खाए। उस लड़की की त्वचा की खुशबू और स्वाद उसके हाथ पर लगने से वह लार टपकाने लगती है, लेकिन उसकी उत्सुकता ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि सोफिया उसे बहुत गुस्से में देख रही थी। जब सोफिया देखती है कि यह भयानक महिला उसकी छोटी लड़की को खाने की कल्पना कर रही है, तो वह पूरी तरह पागल हो जाती है। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लूना का क्या हाल होगा। सीन शिफ्ट होता है। लूकस एमा के एबनॉर्मल फिंगरनेल से बुरी तरह जख्मी हो गया था। दर्द इतना था कि वो खुद ही अपनी बांह काट देता है, लेकिन फिर वो एमा को धमकी देता है, मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊं ताकि तू हर पल का दर्द महसूस कर सके। एमा डर के मारे जमी की जमी रह जाती है। तभी अचानक एक चीज उससे से टकराती है और वो उड़कर दीवार से जा टकराता है। डेविड का बैग दिखाई देता है और अगले पल खुद डेविड सामने आ जाता है। वह बहुत गुस्से में था। वो एमा से पूछता है, तू ठीक है? एमा डर से उसे लिपट जाती है और कहती है, माँ को एक बड़े हाथ ने पकड़ लिया। डेविड उसे दिलासा देता है, पर लूकस फिर से उठ खड़ा होता है। अब उसका हाथ रिजनरेट हो चुका है। वो हमला करने आता है, लेकिन डेविड बैग में कुछ ढूंढने लगता है। तभी एक ईंट लूकस के मुंह पर लगती है और डेविड लगातार ईंटों से हमला करता है। हर ईंट पिछले से ज्यादा तेज लग रही है। जैसे जैसे वो फेंकता जाता है, उसकी ताकत भी बढ़ती जाती है। उसका एक ही मकसद है, उस मॉन्स्टर को चूर चूर कर देना जिसने उसकी प्यारी एमा को खतरे में डाला। आखिरकार डेविड की सारी ईंटें खत्म हो जाती हैं। तभी मॉन्स्टर मौका पाकर अपनी टेंटिकल्स से डेविड को जकड़ लेता है, जिससे डेविड के लिए हिलना भी मुश्किल हो जाता है। वो लूकस कमीना सोचता है कि अब डेविड खाली हाथ है तो ये गेम उसके लिए आसान होगा। वो डेविड की गर्दन को कसने लगता है, जिससे बेचारा डेविड सांस भी नहीं ले पाता। तभी मॉन्स्टर मजे ले रहा होता है अपने शिकार को तड़पते हुए देखकर, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ के पीछे किसी खतरनाक प्रेजेंस का एहसास होता है और जब तक वो पलटे, लिली उसका गंदा हाथ काट देती है। वो कमीना पसीने से तरबतर हो जाता है। उसे समझ आता है कि अब वो फंस चुका है। वहीं लिली का चेहरा एकदम खौफनाक लग रहा होता है। वो कहती है, तैयार हो जा, तुझे पूरी तरह से बर्बाद करने वाली हूँ। मॉन्स्टर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसका पीछा उसी इंटेंसिटी से करती है। जब वो टेंटिकल से हमला करता है तो लिली उन्हें ऐसे काट देती है जैसे वो कागज हो। डेविड हैरानी से देखता रह जाता है। एक एक्स से वो लड़की इस मॉन्स्टर को कोने तक पहुंचा देती है, और वो यही नहीं, उसने रास्ते में ढेरों मॉन्स्टर्स को काट डाला, फिर भी वो थकी नहीं है। वो लड़की नहीं, खुद एक मॉन्स्टर है, एक पावर हाउस है। लूकस को याद आता है जब वो लूना के साथ था, तब एक एलियन जैसे मॉन्स्टर ने दोनों से पूछा था कि इंसानों और मॉन्स्टर्स में क्या फर्क होता है। लूना ने बोला, मॉन्स्टर्स बेवकूफ होते हैं, इंसान नहीं। एलियन मॉन्स्टर ने सहमति जताई और कहा, इंसान चालाक होते हैं और जल्दी अडेप्ट करते हैं, लेकिन कमजोर होते हैं, और मॉन्स्टर्स ताकतवर होते हैं लेकिन सिर्फ इंस्टिंक्ट पर चलते हैं। फिर लूकस कहता है, हम जैसे लोग, लूना और मैं, इंसानों जितने कमजोर नहीं और मॉन्स्टर्स जितने बेवकूफ भी नहीं। हम आइडियल स्पीसीज हैं, सर्वाइवल के लिए परफेक्ट, और इसलिए जो लोग कैनिबल ट्राइब से हैं वो चोजन वंस हैं। वो लूना और लूकस से कहता है, गर्व करो इस बात पर। दोनों हामी भरते हैं और लूकस उस एलियन मॉन्स्टर को फादर कहता है। वो फादर उन्हें आदेश देता है, डंजन मास्टर के बच्चे को मार दो। मैं खुद डंजन मास्टर को देखता हूँ। प्रेजेंट में लड़ाई जोरों पर चल रही होती है और डेविड को लगता है कि लूकस कोई चाल चलने वाला है। वो तुरंत लिली को इशारा करता है और लिली अपनी इंस्टिंक्ट से झुक जाती है। हमला चूक जाता है, लेकिन अगला हमला वो सीधे उस कमीने के पेट में करती है, जिससे वो लड़खड़ा जाता है। लेकिन मॉन्स्टर मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि वो चोजन वन है और कोई उसे नहीं हरा सकता। जैसे ही वो खुद को हील करता है, वो कहता है, तुम सब मारे जाओगे। फिर वो लिली पर दोबारा चार्ज करता है और लिली वहीं खड़ी रहती है, तैयार। जैसे ही वो आमने सामने आते हैं, तभी सीन शिफ्ट होता है। सोफिया, जो लगातार लूना को काट रही है। लूना हैरान रह जाती है क्योंकि इस सोफिया औरत की आंखें भी पीली हैं जैसे उसके पापा, पर फिर भी वो उस पर हमला क्यों कर रही है, और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। सोफिया का एक बार लूना के मुंह में खून ला देता है। अब लूना भी गुस्से में आकर पूरी ताकत से भिड़ती है। उसकी टेंटिकल्स अब लंबी, मोटी और भयानक सेंटीपीड जैसे अपेंडेजेस में बदल जाती हैं। लूना सीधे सोफिया पर टेंटिकल से हमला करती है, पर
सोफिया भी कम नहीं है, वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा कर उन सभी टेंटिकल्स को चीर देती है। अब साफ दिखता है लूना को इस सोफिया से लड़ने में मुश्किल हो रही है। सोफिया की ताकत एक अलग ही लेवल पर है। लूना के टेंटिकल्स बार बार हमला करते हैं और सोफिया हर बार आसानी से बच जाती है, जो लूना को और गुस्सा दिलाता है। लड़ाई के दौरान सोफिया धीरे धीरे लूना पर भारी पड़ती जाती है। एक पॉइंट पर वो लूना के बहुत पास आ जाती है और उसकी टेंटिकल लूना के चेहरे से कुछ इंचेस दूर होती है। लूना उसे डॉज नहीं कर सकती, तो वो अपनी इंजर्ड हैंड को सामने रख देती है ताकि कम से कम चेहरा बचा सके। इस इंटेंस बैटल ने लूना को पूरी तरह थका दिया है। अब वो खड़ी भी मुश्किल से हो रही है। वहीं सोफिया एकदम शांत खड़ी है, बिल्कुल ठंडी। अब लूना को पता चलता है जो चोटें सोफिया दे रही है वो हील नहीं हो रही। पहले तो उसे एहसास नहीं हुआ, पर अब लग रहा है कि शायद सोफिया के हमलों में जहर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब लूना सिर्फ कांपती है, क्योंकि अब वो एक लाइफ और डेथ सिचुएशन में है। आखिरकार वो अपनी आखिरी चाल चलती है। वो खुद अपने जख्मी टेंटाकल को फाड़ देती है और अपनी इंजर्ड हैंड को भी अलग कर देती है। फिर वो बिल्कुल वाइल्ड होकर सोफिया पर टूट पड़ती है, जैसे कोई गुस्सैल बिल्ली, पर सोफिया बोर्ड सी लगती है। जैसे ये सब टाइम पास हो, लूना झटके से अपनी जगह से उठती है एंड अपने कटे हुए हाथ से खून का छिड़काव करती है, जो सोफिया की आंखों में चला जाता है और वो कुछ सेकंड के लिए अंधी हो जाती है। लूना जानती है कि अब उसे भागना होगा। वो तेजी से दौड़ती है और चीखते हुए लूकास को बुलाने लगती है ताकि शायद दोनों मिलकर जीत सके। पर तब तक लूकास की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसका सारा शरीर लहूलुहान है और उसके सारे अंग कट चुके हैं। सोफिया उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाली। वो पीछे से लूना पर हमला करती है और एक झटके में उसकी कमर पर एक तगड़ा वार करती है। लूना वहीं गिर जाती है। उसी वक्त एमा अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है और डेविड भी राहत की सांस लेता है, लेकिन उनका चेहरा तब उतर जाता है जब वो देखते हैं कि लिली सोफिया पर तेजी से दौड़ रही है। सोफिया चौंक जाती है। उसे नहीं पता ये औरत कौन है, लेकिन वो तुरंत डिफेंसिव स्टांस ले लेती है। तभी डेविड तेजी से दौड़कर लिली के दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी बीवी को हाथ लगाने की भी मत सोचना। सोफिया हैरान रह जाती है डेविड को देखकर। उसे गुस्सा भी आता है और प्यार भी। वो पूछती है कि वो अंदर क्यों आया जबकि उसे बाहर रुकने के लिए बोला गया था। डेविड कहता है, जब मेरी फैमिली खतरे में होती है मैं चुप नहीं बैठ सकता। इस बीच एम्मा अपनी माँ की तरफ दौड़ती है और कहती है, मैं भागने की पूरी कोशिश कर रही थी जैसे आपने कहा था। सोफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ बेटी जोरदार गले मिलते हैं। पूरा सीन एकदम भावुक हो जाता है, यहाँ तक कि डेविड भी रोने लगता है। लिली थोड़ी घबरा जाती है उस सीन को देखकर, लेकिन तभी उसकी नजर एम्मा की म्यूटेटेड उंगली पर जाती है और वो गुस्से से भर जाती है। वो जोर से चिल्ला पड़ती है, तुम दोनों ने अपनी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा? ये म्यूटेशन तुम्हारी लापरवाही की वजह से है, तुम लोगों ने देखा तक नहीं। तभी डेविड गुस्से से बोलता है, तब मेरी गलती थी, मेरी बीवी को कुछ मत बोलो। पर सोफिया फिर से डेविड को चुप करवा देती है। वो एक बार फिर डेविड को अपना ट्रांसलेटर बनाकर लिली को थैंक्स कहती है कि उसने एम्मा की जान बचाई। सोफिया खुद मानती है कि एम्मा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी अपनी गलती है। वो कहती है कि जैसे ही सप्लाईज मिलती है वो होप विलेज जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए और लिली को फ्यूचर में उसकी काइंडनेस का इनाम जरूर मिलेगा। सोफिया लिली से पूछती है कि तुम एम्मा को कैसे जानती हो, और लिली बिना हिचके बोल देती है, मैं एम्मा की दोस्त हूँ। इतना सुनते ही दोनों पेरेंट्स चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये औरत एम्मा की दोस्त नहीं लगती, बहुत बड़ी लगती है। सोफिया एम्मा की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या ये सच है। एम्मा खुशी से कहती है हाँ। डेविड हैरान हो जाता है। वो एम्मा से पूछता है कि उसने ये सब क्यों छुपाया। एम्मा माफी मांगती है और कहती है, लिली ने कहा था किसी को मत बताना। फिर वो कहती है कि लिली अच्छी है, उसने कभी बुरा नहीं किया। सोफिया और डेविड एम्मा की बात काट देते हैं और उसे डांटने ही वाले होते हैं कि लिली बीच में बोल पड़ती है। लिली मानती है कि ये उसकी गलती थी, क्योंकि उसने ही एम्मा से कहा था कि किसी को मत बताना। पर अब जब एम्मा सेफ है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिली सबको कहती है, अब सप्लाई ढूंढो, टाइम वेस्ट मत करो। लिली आगे बढ़ जाती है और एम्मा पीछे पीछे दौड़ जाती है। सोफिया शांत खड़ी सोचती है कि उस दिन लिली ने ही हमें उस मॉन्स्टर से बचाया था। फिर वो एक बार फिर डेविड से कहती है कि लिली से पूछे, तुम हो कौन? लिली रोकती है और जवाब देती है, मैं सिर्फ एम्मा की दोस्त बस। लिली उन्हें सोचने का मौका तक नहीं देती, पर कहती है, चलो टाइम वेस्ट मत करो। सब आगे बढ़ने लगते हैं, ज़ॉम्बीज़ को काटते हुए, रास्ता साफ करते हुए। कुछ देर बाद वो एक वेयर हाउस पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे सप्लाईज हैं। एम्मा और डेविड एक बॉक्स खोलते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अंदर स्नैक्स भरे हैं। डेविड जल्दी से सारे स्नैक्स अपने बैकपैक में भर लेता है। उसे पूरा यकीन है कि ये सामान एम्मा के इलाज के लिए काफी होगा। वहीं सोफिया एकदम शांत खड़ी थी। उसके दिमाग में
अब भी बस एक ही सवाल घूम रहा है, लिली कौन है? क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इतने अच्छे से फाइट नहीं कर सकता जिस तरह वो लड़ती है। वो किसी ट्रेन्ड सोल्जर से कम नहीं है। वो ये बात भी मानती है कि एम्मा आज जिंदा है तो सिर्फ उसी की वजह से। लेकिन कुछ और भी है, कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो सोफिया समझ नहीं पा रही। लिली का चलना, उसका लड़ने का तरीका, उसका शांत स्वभाव, सब कुछ थोड़ा अननेचुरल लगता है, पर सोफिया चाहकर भी समझ नहीं पा रही कि ये सब क्यों। खैर, कुछ जरूरी सामान उठाने के बाद उनका सफर फिर से शुरू होता है। एमा मजे से अपने पापा की पीठ पर बैठी हुई सो जाती है। अचानक सोफिया को एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। टनल के भीतर कुछ है, वो तुरंत रुक जाती है। एक पल में 2 विशाल हाथ अंधेरे से बाहर निकलते हैं और सब लोग उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। लेकिन वो चीज बहुत तेज, इतनी कि भागकर भी बच पाना नामुमकिन लगता है। उसी वक्त उनके सामने एक और खतरा खड़ा होता है। कुछ डरावने मॉन्स्टर्स उनका रास्ता रोककर खड़े हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ देती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स भी पीछे से आ रही उसी चीज से डरे हुए थे। वो सब भी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते हुए उन्हें आगे रास्ता 2 हिस्सों में बंटा हुआ दिखता है, लेकिन वो नहीं जानते कि कौन सा सही है। उसी वक्त वो बड़ा हाथ डेविड के कंधे के पास से गुजरता है और दाहिने रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है, डंजन मास्टर उनके साथ खेल रहा है। अब कोई और चारा नहीं। वो सब बाएं रास्ते की ओर मुड़ते हैं। डेविड को यकीन है कि बाहर निकलने का रास्ता पास ही है, लेकिन वो हाथ उनका पीछा नहीं छोड़ता और किसी तरह वो सब जान बचाकर बाहर निकल आते हैं। मगर वो जगह मॉन्स्टर्स से भरी हुई थी और उसके आगे का रास्ता भी बंद था। अब सबको सब समझ में आ जाता है, डंजन मास्टर ने दाहिने रास्ते को क्यों बंद किया था। सोफिया और लिली दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। उनके सामने जो मॉन्स्टर खड़ा है वो न सिर्फ डरावना है, बल्कि बाकी मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी लगता है। उसके पीले रंग की आंखें ये साबित करती हैं कि वो सोच सकता है एंड अपनी मर्जी से हरकत कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हमें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब वो डंजन मास्टर की बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर चुका है। चलते हुए वो लूना और लूकस के बारे में सोचता है और फिर उसे लूना का टेंटेकल दिखता है जिससे सोफिया ने काट दिया था। वो उन खून के निशानों को फॉलो करता है और थोड़ी देर में वो देखता है कि लूकस और लूना दोनों जमीन पर पड़े हैं। लूना अभी भी जिंदा है, मगर बुरी तरह घायल। वो उसके पास आता है और पूछता है, ये सब किसने किया। लूना पहले उसे डंजन मास्टर समझती है, मगर फिर वो साफ करता है कि वो उसका फादर है। लूना कहती है, एक येलो आइज मॉन्स्टर थी, बिल्कुल आपकी तरह। सीन वापस प्रेजेंट में आते हैं। सोफिया की आंखें वाइड हो जाती हैं, उसके पसीने छूटने लगते हैं जब वो वही येलो आइड मॉन्स्टर अपने सामने देखती है। डेविड उससे पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो। सोफिया कहती है, नहीं, लेकिन जितना मुझे याद है ये पहले कभी बोल नहीं सकता था। अब इसके सीने में एक आंख निकल आई है, बस यही बदलाव है। मॉन्स्टर अपने पैरों के नीचे से गंदे विशाल अंग निकालने लगता है। सोफिया को इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये येलो आइड कमीना सोफिया को अच्छी तरह जानता है। वो कहता है, बॉडी लौटा दे जो तूने मुझसे चुराई थी। डेविड चौंक कर सोफिया से पूछता है, तुमने इससे कुछ चुराया है। सोफिया को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है, ये बकवास कर रहा है। मॉन्स्टर को कोई हैरानी नहीं होती कि सोफिया उसे पहचान नहीं पाई, मगर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, उसका बॉडी वापस और बदला। इसी वक्त लिली आगे बढ़ती है। वो डेविड से कहती है, एमा को सेफ रखना और बीच में मत आना। लेकिन लिली आगे बढ़ने ही वाली थी कि सोफिया उसे रोक देती है। सोफिया कहती है, मैं इससे लड़ूंगी, शायद मैं इसे मार न सकूं, लेकिन इसे रोक जरूर सकती हूँ। वो जानती है कि ऐसा करने के लिए उसे एक्सट्रीम दर्द झेलना होगा, पर अब और कोई रास्ता नहीं। सोफिया के दांत बाहर निकलने लगते हैं। उसके टेंटिकल से एक और नुकीला नीडल निकलता है जो खून की तरह लाल है। सोफिया पूरी तरह थक चुकी होती है, लेकिन वो जानती है अब रुकने का समय नहीं है। डेविड की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं जब वो देखता है कि सोफिया अपना ट्रम्प कार्ड खेल रही है। अब ये कोई मामूली लड़ाई नहीं रही, ये असली संघर्ष बन चुका है, इतना जोरदार कि उसका पति भी कांप गया। सोफिया पूरी ताकत के साथ सीधे उस एक आंख वाले मॉन्स्टर की ओर छलांग लगाती है और तभी चारों तरफ से और ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो लिली तय करती है कि अब वो इन छोटे मॉन्स्टर को संभालेगी ताकि सोफिया सीधे सबसे बड़े खतरे से निपट सके। अब उस एक आंख वाले मॉन्स्टर की नजर सोफिया की लाल सुइयों पर पड़ती है। वो उस पर जैसे मोहित हो गया है। अब हमें पता चलता है वो उसके शरीर को क्यों चाहता था। वो अपने भारी हाथ फैलाता है, लेकिन सोफिया बिना एक पल रुके उन्हें ऐसे काटती है जैसे वो कागज हो। अब उस मॉन्स्टर की पीली आंखें काली पड़ने लगती हैं। वो गुस्से से कांप उठता है। उसे समझ नहीं आता जिस शरीर के लिए उसने सब कुछ किया वो सोफिया के सामने कैसे हार गया। उसके दोनों हाथ अब गल चुके हैं और इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर सोफिया की रफ्तार अभी भी कम नहीं हुई। वो फिर उसी की ओर बढ़ रही है, लेकिन वार करने से ठीक पहले वो राक्षस अपनी जुबान से उसके पैरों को जकड़ लेता है। सोफिया हवा में जैसे थम जाती है। सोफिया उस मॉन्स्टर के जाल में फंस जाती है। वो राक्षस जानबूझकर उसे पास आने दे रहा था। उसका जाल काम कर जाता है और वो हंसने लगता है। सोफिया अपनी टेंटिकल से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे और ऊपर खींचता है और जमीन पर जोर से पटकता है, जिसके कारण सोफिया की एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। वो आवाज सुनने वालों की रूह कांप जाती है। एमा ये सब देख रही थी और डर जाती है।
उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। मॉन्स्टर सोफिया पर हमला करता जाता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती। एमा अब और सह नहीं पाती और वो अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ती है। सोफिया की आंखों से पीली रोशनी धीरे धीरे मिटने लगती है और फिर वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं सोफिया किसी और ही दुनिया में है, भाग रही है बिना दिशा के। उसकी पीठ पर मौजूद टेंटिकल्स बढ़ते जा रहे थे। उसे अपने शरीर की हड्डियों में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो उन्हें निकालने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। आखिरकार वो उन टेंटिकल्स को अपने आप से अलग कर लेती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो अभी उससे अलग हुआ है अब उसी की ओर बढ़ रहा है। वो डर के मारे अपने हाथों से कानों को बंद कर लेती है। उसे पसीना आने लगता है। उसी वक्त वो उस पर झपटता है। सोफिया खुद को संभालने की कोशिश करती है पर तभी एमा की आवाज गूंजती है। वो अपनी माँ को पुकार रही है और सोफिया की आंखों की पीली रोशनी लौट आती है। अब एमा अपनी माँ एंड उस मॉन्स्टर के बीच खड़ी थी। उसकी बदली हुई उंगली से सीधे मॉन्स्टर की ओर इशारा कर रही है। वो डांटती है पूरे गुस्से और हिम्मत के साथ। सोफिया कांप उठती है। वो अपनी बेटी से कहती है भाग जा, लेकिन एमा टस से मस नहीं होती। डेविड और लिली अब भी बाकी राक्षसों से लड़ रहे हैं। वो बस दूर से ये सब देख सकते हैं। सोफिया अपने शरीर को संभालने की कोशिश करती है। वो अभी भी हिल नहीं पा रही, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। अब वो एक आंख वाला राक्षस एमा की ओर ध्यान से देखता है और पूछता है तू इंसान है या कुछ और? तेरी उंगली बदली हुई है और मुझे जानना है कि तूने मेरे शरीर का हिस्सा कैसे पा लिया। कौन सा हिस्सा? ये अब तक साफ नहीं है। एमा चीख कर कहती है मेरी माँ को अकेला छोड़ दो। अब उस राक्षस को एमा में भी खास दिलचस्पी होने लगती है, इतनी कि वो तय करता है कि अब वो दोनों को साथ ले जाएगा और उन्हें अंदर से चीर कर देखेगा कि आखिर इनके अंदर क्या है। लिली को उसकी बात सुनकर झटका लगता है। मॉन्स्टर का हाथ अब उन पर मंडरा रहा है। सोफिया फिर कहती है बेटी भाग जा, लेकिन एमा अब भी वहीं खड़ी थी, डरी हुई है लेकिन हिली तक नहीं। ये देखकर सोफिया के अंदर एक नई चिंगारी भड़कती है। वो एमा को गले से लगा लेती है। अब राक्षस का हाथ उन दोनों पर गिरता है। डेविड और लिली दंग रह जाते हैं। वो एक आंख वाला राक्षस मुस्कुराता है। उसे लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली, पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सोफिया इतनी तेजी से हमला करती है कि राक्षस को समझ ही नहीं आता कि ये वार आ कहां से रहे। हम बस देखते हैं उसका सारा शरीर लहूलुहान है, एक के बाद एक बार जैसे उसका पूरा शरीर गलता जा रहा हो। आखिरकार सोफिया एक सुरक्षित दूरी बना लेती है। राक्षस की हालत बेहद खराब है। उसका शरीर जैसे पिघल रहा है। डेविड तक समझ नहीं पाता सोफिया ने ये क्या कर दिखाया। ऐसा कुछ उसने कभी नहीं देखा। लगता है कि सोफिया ने कोई नई शक्ति को जगा दिया है। अब उसके पास 2 लाल सुइयों वाले चाबुक या टेंटिकल है। इसी बीच दूसरी तरफ सारे मॉन्स्टर एक बच्चे जैसे मॉन्स्टर से डरकर भाग रहे थे। हाँ, वही बच्चा जो सबको खेलने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन कोई भी उस हिंसक बच्चे के साथ खेलना नहीं चाहता। दूसरी तरफ एक आंख वाला मॉन्स्टर पूरी तरह पागल हो चुका था। जिस शरीर को उसने अभी हाल में हासिल किया था वो अब बिल्कुल बर्बाद हो गया है। वो गुस्से में कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा। विशाल हाथ फिर से चलाता है, लेकिन इस बार उनका निशाना हमारी टीम नहीं होती। वो हाथ आसपास खड़े दूसरे छोटे मॉन्स्टर्स को पकड़कर चबा जाता है। वो उन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को ऐसे खा रहा है जैसे कोई अपनी पसंदीदा मिठाई खा रहा हो, लेकिन तब तक किसी को कुछ समझ आता। उसके पहले वो मॉन्स्टर अपने आप को रिकवर कर लेता है। अब वो पहले से भी ज्यादा भयानक और ताकतवर हो जाता है। इस विशालकाय मॉन्स्टर को देखकर डेविड की हालत खराब होने लगती है। सोफिया जल्दी से डेविड को कहती है लड़की को उठाओ और यहाँ से भागो, मैं खुद इस राक्षस का सामना करूंगी। डेविड को ये बात कुछ हजम नहीं होती। उसके मन में तो बस यही चल रहा है जान बचा के निकल ले यहाँ से। सोफिया उसके गालों को पकड़ती है, उसे भरोसा दिलाती है कि मैं टिक रहूंगी। डेविड अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे लगता है मैं ऐसा कमजोर पति हूँ जो कुछ नहीं कर सकता। गुस्से, शर्म और दर्द से भरे पल में वो खुद से एक वादा करता है एमा को अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। सोफिया के जाने से पहले डेविड और एमा दोनों चिल्लाकर कहते हैं जाओ सोफिया, उस मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा दो। सोफिया मुस्कुराती है और तेजी से सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है। मॉन्स्टर जैसे ही उसे देखता है उसे अपने हाथ से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया हिलती तक नहीं। राक्षस हंसता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई मॉन्स्टर इन बेकार इंसानों को अपना परिवार मानती है और उनके लिए लड़ रही है। वो कहता है मेरे भी बच्चे हैं और वो मेरा हर आदेश मानते हैं, वही असली परिवार होता है। पर सोफिया पीछे नहीं हटती। वो एक झटके में उस राक्षस के पीछे आती है और बोलती है परिवार डर से नहीं प्यार से चलता है। तू अपने बच्चों से जो करवा रहा है वो गुलामी है, परवरिश नहीं। बिना एक पल गंवाए वो अपनी लाल नाखूनों से हमला कर देती है, लेकिन मॉन्स्टर का शरीर इतना मजबूत था कि उसके नेल अंदर तक नहीं जाते। तभी मॉन्स्टर अपने हाथ से सीधा सोफिया पर हमला करता है, लेकिन सोफिया अपने नुकीले डेंटिकल से उसके हाथ पर हमला करती है। उसकी हर कट के साथ मॉन्स्टर का मांस जलने लगता है। एक वक्त आता है जब मॉन्स्टर सोफिया के पैर को पकड़कर उसे अपनी मुट्ठी में कस लेता है। सोफिया ने उसका एक हाथ बर्बाद कर दिया था, इसलिए मॉन्स्टर गुस्से में पूरी ताकत से मुट्ठी को कसने लगता है। सोफिया का दर्द
चीख बनकर गूंजने लगता है। ये देखकर उस मॉन्स्टर को मजा आ रहा था, लेकिन तभी उसके के घुटने जमीन से टकराते हैं, जिसके कारण उसका हाथ ढीला पड़ जाता है और सोफिया उसके हाथ से फरी हो जाती है। लिली ने उसकी टांग काट दी थी। लिली सोफिया को देखती है और चिल्लाकर कहती है, भागो, मैं इसे रोकती हूँ। लेकिन हमें पता है सोफिया भागने वालों में से नहीं है। वो उठती है और फिर से टूट पड़ती है और अब लिली भी उसके साथ है। अब दोनों मिलकर ऐसी टीम बनाते हैं कि देखकर रूह कांप जाए। हर एक बार सटीक, हर एक मूव फुल काबिलियत से भरा हुआ। डेविड सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखों में है बस हैरानी थी। उसे लगता है दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देंगे, लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, वही बच्चा जो बस खेलना चाहता था। डेविड और एमा उस ओर देखते हैं तो एमा की आंखें फैल जाती हैं और तुरंत उसे याद आता है, ये तो वही है जिसने मेरी कैंडीज छीनी थी। इधर सोफिया अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी ताकि अपनी बेटी को बचा सके। लिली अब भी उलझन में थी, लड़े या एमा को लेकर यहाँ से भागे। वो जानती है अगर वो दोनों को छोड़ती है तो शायद दोनों मर जाए, लेकिन अगर एमा को लेकर भाग जाए, वो जानती है से कम एक जान तो बच सकती है। उसके दिल में टकराव है, आंखों में आंसू और दिमाग में तूफान, लेकिन अंदर ही अंदर लिली का इरादा भी वही है जो सोफिया का है, इस घटिया राक्षस को मारना। अब दोनों के मन में एक ही बात है, इस हरामी को खत्म करके हम सबको जिंदा निकालेंगे। और तभी मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसकी एब्सोल्यूट फॉर्म सामने आती है और भाई साहब अब तो वो इतना विशाल और घातक बन चुका है कि लग रहा है बस अब सबकी मौत कुछ ही मिनटों में हो जाएगी। वो सोचता है ये सब बेकार की कुर्बानियां होंगी। सीन शिफ्ट होता है उस बदमाश बच्चे की तरफ। जब वो एमा को वापस देखता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है। इधर डेविड को अचानक मॉन्स्टर से उठती एक अजीब सी गंध महसूस होती है और एमा अपने पापा को याद दिलाती है, ये मॉन्स्टर अपने हाथों को बहुत दूर तक फैला सकता है और मुझे मार सकता है। डेविड बेचैन हो जाता है जब वो देखता है कि ये छोटा सा बच्चा गुस्से से पागल हो चुका है, और गुस्सा भी क्यों ना हो, कुछ देर पहले ही एम्मा ने उसे चुटकियों में धूल चटाई थी। वो उसकी तरफ देखती है और उसको चिढ़ाने लगती है तो बच्चा तमतमाता हुआ बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एम्मा की तरफ दौड़ता है। डेविड उस बच्चे को रोकने के लिए अपने पैर को आगे करता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, वो बच्चा रुक जाता है, फिर 2 कदम पीछे हटता है। डेविड हिल जाता है, ये मॉन्स्टर बच्चा मेरे सिर्फ पैर हिलाने से पीछे हट गया। तो उसे शक होने लगता है कि क्या ये बच्चा वाकई में इतना कमजोर है, लेकिन फिर वो सोचता है अगर ये इतना ही कमजोर होता तो यहाँ आता ही क्यों। तभी बच्चे की नजर उस लड़ाई पर जाती है और उसका चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है। वो देखता है कि ये तो मेरी माँ है जो मॉन्स्टर्स की रानी और डंजन मास्टर है। डेविड भी कुछ नोटिस करता है, इस बच्चे के हाव भाव में भयानक बदलाव आया है और ये बदलाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ लड़ाई अपने नतीजे की ओर बढ़ रही थी। धूल हटती है और देखते हैं कि लिली बुरी तरह घायल हालत में जमीन पर गिरी हुई थी। सोफिया भी बहुत ज्यादा घायल और थकी हुई थी। तभी मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है, तेरा सारा बलिदान, तेरी छुपी ताकत सब बेकार है, तेरी मौत तुझे बताएगी निराशा किसे कहते हैं। वो अपना गंदा मुंह खोलता है ताकि सोफिया को निगल सके, लेकिन तभी ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सोफिया इस मॉन्स्टर के हाथों कैसे निकलती है और सबको कैसे बचाती है।